हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के संगीत के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप लोगों के लिए जो है संगीत का यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से जो है मेरे दोस्त बहुत ही ज़्यादा ख़ास और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट किया है एसटीईटी का आप लोग पेपर 1 दिए थे, जो भी लोग कमेंट किया था कि बहुत जो है आपके लगभग क्वेश्चन आए थे वहाँ से। तो दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूँ कि संगीत जो एक ऐसा विषय है आप लोगों का, जो कि इतने के अंदर से ही क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों, सारा कुछ तो आप लोग के लिए करवा चुके हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छे से आप लोग और भी आगे करते रहिए, ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स में जो है बेहतर मार्क्स ला सकें, ठीक है? ताकि आप वहाँ पे अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करेंगे अपने सेशन को। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट हमारा 10 यहाँ पे देखेंगे, लेकिन उससे पहले बस आप लोगों से खास यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, कि चैनल पे आप लोग नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा मेरा, वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो आइए हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे दोस्त। यहाँ पे कह रहा है कि भारत में भक्ति आंदोलन ज़्यादातर भजन और संकीर्तन किस शासन काल में शुरू हुआ था? किसके शासनकाल में शुरू हुआ था कह सकते हैं यहाँ पे? क्या मुगल के काल में, ब्रिटिश के काल में, मौर्य काल में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या यहाँ पे आंसर करेंगे हम लोग? तो यहाँ पे जो भक्ति आंदोलन जो है आपका, भक्ति भजन कीर्तन जो प्रारंभ हुआ हमारे यहाँ, तो वो आपका यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, मुगल काल में, ठीक है? मुगल काल के शासन के दौरान ये जो है आपका ज़्यादा भक्ति आंदोलन जो है प्रारंभ में आया था, ठीक है? उत्तर भारत में जो है आपका भजन कीर्तन के रूप में जो है संगीत का भी स्थान वहाँ पे जो है मिल गया। संगीत में भजन कीर्तन करते करते वो संगीत में स्थान मिल गया उसका, है ना? तो यही सब चीज़ें, जैसे कि आपका बिहार हो गया, बंगाल हो गया। बंगाल में आपका चैतन्य महाप्रभु के नाम से जो जाने जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा वो संकीर्तन का प्रचार किए थे। ठीक है? संकीर्तन का प्रचार किए थे चैतन्य महाप्रभु, जो कि उनका संबंध कहाँ से था? बंगाल से था, ठीक है? तो ये आपका उन्हीं के काल में हुआ था, मुगल काल में। चलिए, यहाँ पे देख लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर का, कि ताल के कितने प्राण हैं? क्या ताल के 10 प्राण हैं, ताल के 13 प्राण हैं, ताल के 12 प्राण हैं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर करेंगे यहाँ पे? तो ताल के कितने प्राण, तो मेरे दोस्त यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, ताल के 10 प्राण, ठीक है? जैसा कि आपको पता ही है कि काल, क्रिया, यति, मार्ग, लय, जाति, प्रस्तार, ये सब क्या है? ये सब ताल के प्राणों के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है? ताल के 10 प्राण हैं, बता ही चुके हैं उसके प्राणों के बारे में, कि ताल क्या है, उसका जाति क्या होता है, लय क्या होता है, अंग क्या होता है, क्रिया क्या होता है, प्रस्तार क्या होता है, ये सब करवा ही चुके हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, 10 हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा नंबर का। लीजिए, यहाँ पे इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोगों के लिए यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, ठीक है? देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है तीसरा नंबर का, कि काल, क्रिया, यति, मार्ग आदि जो हैं, ये जो है किसके अंतर्गत आते हैं? क्या जाति के 10 लक्षण के अंतर्गत आएंगे, राग के 10 लक्षण के अंतर्गत, ताल के 10 प्राण के अंतर्गत, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? तो काल, क्रिया, यति, मार्ग, लय, जाति, प्रस्तार, ये सब जो है आपके किसके अंतर्गत? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताल के 10 प्राण के अंतर्गत। जाति के अंतर्गत क्या आएंगे? अंश, ग्रह, न्यास, अल्पत्व, बहुत, औडत, साडत, मंद्र, तार, ये सब आपके जाति और राग के 10 लक्षणों के बीच में आ जाएंगे, ठीक है? क्लियर? तो वो सब आपको उधर ध्यान रखना है, और यहाँ पे जो है आपका ताल के 10 प्राण यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर का। पूछ रहा है कि धा, धी, ना, धा, तू, ना, यह बोल किस ताल का है? मेरे दोस्त, क्या किसका है? क्या दादरा का है, कहरवा का है, 3 ताल का है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, धा, धी, ना, धा, तू, ना, ये आपका हो जाएगा बोल दादरा का बोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहरवा का बोल क्या होता है मेरे दोस्त, और दादरा का जो मात्रा है, ये 6 मात्रा की ताल है, ठीक है? धा, धी, ना, धा, तू, ना, दादरा में 6 मात्रा। कहरवा जो है आपका 8 मात्रा का ताल है, जिसमें कि जिसका बोल क्या होता है? धा, धा, गे, न, ती, न, क, धी, न, ठीक है? ये बोल होता है। तो ये आपके 8 मात्रा के होते हैं कहरवा, और इसके बोल धा, गे, न, ती, न, क, धी, न, ठीक है? चलिए, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि 3 ताल का क्या बोल है। 16 मात्रा का ताल है मेरे दोस्त, इसके 4 विभाग हैं,
16 मात्रा और इसका 4 विभाग होता है, ठीक है। और प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राओं का समावेश होता है 3 ताल में। आप लोग को फटाफट इसका बोल लिखकर बता देना है कि 3 ताल का क्या क्या बोल है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 5 नंबर का कि सूल ताल में कितनी मात्राएं होती है। सूल ताल क्या 10 मात्रा होगी, 12 मात्रा होगी, 18 मात्रा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या आंसर है, सूल ताल। सूल ताल में आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। सूल ताल में 10 मात्रा। अगर विभाग पूछा जाए आपसे तो विभाग कितने हो जाएंगे, इसका 10 विभाग, सॉरी 5 विभाग हो जाएगा, ठीक है। 10 मात्रा है, 5 विभाग और प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राओं का समावेश होता है, ठीक है। 12 मात्रा की ताल की अगर बात कीजिएगा तो 1 ताल हो गया, 4 ताल हो गया, है ना। ये सब आपका 12 मात्रा का। 18 मात्रा का ताल की बात कीजिएगा तो लक्ष्मी ताल हो गया आपका, फिर सरस्वती ताल हो गया। ये सब क्या है, सरस्वती ताल जो है आपके कितने मात्रा के, 18 मात्रा का ताल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर का क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है मेरे भाई यहाँ पे कि रुद्र ताल में कितने विभाग होते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान रखिएगा, बार बार आता है, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, 12 विभाग, 11 विभाग, 10 विभाग, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, देखिए रुद्र ताल की अगर हम बात करते हैं ना तो यहाँ पे मात्राओं की संख्या की अगर बात कीजिएगा कि रुद्र ताल में कितनी मात्रा, तो मेरे भाई यहाँ पे आपका 11 मात्रा होता है इसमें। और ये ऐसा ताल है जिसको पूछा जाता है बार बार कि कौन से ऐसे ताल में समान मात्रा और समान विभाग होते हैं। तो भैया समान मात्रा और समान विभाग यानी कि जितना मात्रा का होगा उतना ही विभाग होना चाहिए, है ना। तो रुद्र ताल जो है आपका वही है, समान मात्रा और समान विभाग। तो मात्रा 11 तो विभाग कितने हो जाएंगे, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, 11 विभाग भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन है हमारा 7वां नंबर का, ठुमरी गायन के साथ इनमें से कौन सा ताल नहीं बजाया जाता है। देखिए नहीं बजाया जाता है, क्या धमार ताल होगा, जत ताल होगा, चांचर ताल होगा, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो आंसर करेंगे मेरे दोस्त नहीं बजाया जाने वाला और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धमार ताल, ठीक है। क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए देखिए 5 ऑप्शन रखते हैं तो बेनिफिट मिलता है ना कि 2-2 चीज़ जानकारियाँ मिल जाती है ना। तो यहाँ पे यही है आपका कि इससे फ़ायदा है 5 ऑप्शन वाले। बाद से आप लोग 4 बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे 2-2 आंसर मिला। यानी कौन बजाया जाता है, तो एक आपका जत ताल और चांचर ताल, ये दोनों बजाया जाता है, ठीक है, धमार के साथ। वहीं धमार की अगर हम बात कर लेंगे तो धमार ताल जो है ये धमार गायन शैली के साथ ही बजता है, ठीक है, क्लियर। जत ताल इसकी मात्राओं की बात कीजिएगा तो 16 मात्रा का ये होता है। चांचर ताल ये दीपचंदी ताल का अन्य नाम है, दूसरा नाम है, दीपचंदी ताल को ही चांचर ताल कहते हैं। तो दीपचंदी ताल, चांचर ताल कितने मात्रा का ताल हो जाएगा, ये आपका 14 मात्रा का ताल हो जाएगा और जत ताल 16 मात्रा का हो जाएगा, ठीक है। एक जत से मुझे याद आ गया कि मत ताल भी होता है एक। चलिए मत ताल की मात्रा आप लोग बता दीजिए कि मत ताल में कितने मात्राएं होते हैं, मात्राओं की संख्या कितनी है मत ताल में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8वां नंबर का कि ख्याल गायन शैली के साथ कौन सी ताल नहीं बजाई जाती है। देखिए ख्याल की बात कीजिएगा तो ख्याल जो है आपका ये जो है प्रचार प्रसार करने के लिए जाने जाते हैं आपके सदारंग, अदारंग। सदारंग का वास्तविक नाम क्या था, नियामत खां था, क्योंकि सदा नियम में रहना चाहिए, है ना, नियामत खां था। और अदारंग का जो नाम था, अदारंग का जो वास्तविक नाम था वो आपका फिरोज खां था, ठीक है। और ये दोनों जो थे सदारंग अदारंग ये किसके दरबार में रहते थे, तो आपको याद आना चाहिए किसके, मोहम्मद शाह के दरबार में रहते थे। और ये मोहम्मद शाह संगीत के बड़े प्रेमी थे, इसलिए इनको रंगीला बादशाह कहा जाता था। क्या, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह, और इनका पूरा नाम जोड़कर फिर कर दिया गया था मोहम्मद शाह रंगीले, फिर इनको कहा जाने लगा, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीले, क्लियर ना। तो ख्याल गायकी का प्रचार प्रसार जान लिए, जो सर्वाधिक जो करने वाले थे वो यही लोग थे। आइए क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। और ख्याल के कितने प्रकार, ख्याल के मेरे दोस्त प्रकारों की बात कर लेते हैं तो 2 प्रकार आपके ख्याल हो जाते हैं, ठीक है। एक तो आपका कौन सा, बड़ा ख्याल, एक आपका कौन सा, छोटा ख्याल। तो बड़ा ख्याल की अगर बात कीजिएगा तो इसको कहते हैं, दूसरा नाम क्या कहते हैं इसको, विलंबित ख्याल कहते हैं, ठीक है, विलंबित ख्याल कहते हैं। और छोटा ख्याल जिसको कि क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं द्रुत ख्याल कहते हैं,
ठीक है। और वही दोनों के आविष्कारक भी अलग अलग हो जाते हैं। जैसे बड़ा ख्याल के आविष्कारक आपका सुल्तान हुसैन सरकी हो जाएंगे, छोटा ख्याल का आविष्कारक आपका क्या उनको कहते हैं, अमीर खुसरो हो जाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी है। अमीर खुसरो किन के दरबारी थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही क्या बनाया था, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था, अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, ठीक है। कब कब 1315 ईस्वी में करवाया था अलाई दरवाज़ा का निर्माण। और अलाई दरवाज़ा क्या है, तो आप लोग को याद होगा कि कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है ना, उसी को कहते हैं अलाई दरवाज़ा। हालांकि कुतुब मीनार को तो बनवाने वाले इल्तुतमिश थे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका नींव रखा था, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया था। भाई ये आप लोग को हिस्ट्री में ज़्यादा लेकर नहीं चलेंगे। चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ख्याल गायन शैली के साथ कौन सी ताल नहीं बजाई जाती है, क्या चार ताल, तिलवाड़ा ताल, झुमरा ताल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तो नंबर 8 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका चार ताल। क्योंकि यहाँ पे आप लोग को बता चुके हैं ये किसकी ताल है, तो ये ध्रुपद की ताल है। किसकी, ध्रुपद की। तो यही नहीं बजता है, बाकी तिलवाड़ा बजता है आपका, झुमरा भी बज जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 9वां नंबर का क्वेश्चन है कि ध्रुपद गायन शैली के साथ किस ताल की संगत नहीं होती है, यानी कि कौन सा ताल का संगत नहीं होता है आपके ध्रुपद गायन शैली के साथ। क्या तीव्रा ताल का, आड़ा चार ताल का, सूल ताल का, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। नहीं वाला पूछ रहा है ना यहाँ पे, नहीं वाला, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि आपको हम बताए थे चार ताल, सूल ताल, तिब्रा ताल, ब्रह्म ताल, रुद्र ताल, ये सब जो है ध्रुपद के साथ बजता है, लेकिन कौन नहीं बजता है, तो आड़ा चार ताल आपका नहीं बजता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे देखेंगे, तो 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस ताल में 14 विभाग है। 14 विभाग, भाई क्या 14 विभाग, हाँ 14 विभाग। क्या धमार ताल का होगा, ब्रह्म ताल का, रूपक ताल का, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर करेंगे यहाँ पे, तो 14 विभाग आना चाहिए भाई, विभाग वाला। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्म ताल हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्म ताल आपका 14 विभाग का होता है, जिसमें कि कुल मात्राओं की संख्या की बात कीजिएगा तो इसका 28 मात्रा होता है, ठीक है। ताली खाली सब बता चुके हम। आप लोग कंटिन्यू अगर सेशन को देख रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि इसमें ताली खाली हम आपको बताए थे, इसमें आपके 3 खाली थे। कहाँ कहाँ पे थे, आप लोग कौन जानते हैं, किनको ध्यान में है, कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट। क्योंकि भाई पढ़ाते हैं तो आप लोग का भी दायित्व तो बनता है कि सवालों का जवाब आप लोग भी देते चलें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर नहीं तो भाई अपने अपने कॉपी पे ही आप लिखते चलिए, है ना। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं देखूंगा, आप अपने कॉपी में लिखेंगे तो खुद देखेंगे, है ना। तो भाई आपको जहाँ पे लिखना होता है वहाँ पे आप लोग लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धमार ताल की बात करते हैं, इसमें तो भाई आपका 14 मात्रा ही होता है, ठीक है। विभाग इसके कितने हो जाते हैं, इसके विभागों की बात कीजिएगा तो 4 विभाग हो जाते हैं, किसके, धमार ताल के। रूपक ताल की बात करते हैं, इसमें 7 मात्रा होते हैं और इसके 3 क्या होते हैं, विभाग होते हैं, ठीक है। तो ये सब जानकारी है ताल से संबंधित, जो कि बहुत ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए है ना। क्योंकि ताल से प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहीं पे भी किसी चीज़ का भी एग्जाम दीजिए, हर एग्जाम में रहता है। और हर एग्जाम में जो भी करवा रहे हैं आप लोग को, हर एग्जाम में उसके क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, चाहे वो बीपीएससी हो, एस्टेट हो, एमआरएस, DSSS भी, या फिर अदर कोई भी हो, है ना। क्योंकि संगीत से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है और हम आपको संगीत के ही क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने लिखा कि पेपर 1 में बहुत सारा क्वेश्चन आया मेरा, तो हाँ जी हाँ बिल्कुल, मुझे उम्मीद थी कि क्वेश्चन वही आएगी, क्योंकि आपके पैटर्न जो है उसी के आधार पे ही हम लेके चलते हैं आप लोगों को, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 11 नंबर देखते हैं कि धमार ताल के तीसरे विभाग में कितनी मात्राएं होती है। क्या 5 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो धमार ताल के तीसरे विभाग में ना, तो पहले इसका विभाग लिखते हैं, 4 विभाग होता है इसमें। पहले विभाग में 5, 2, फिर तीसरा में 3 और चौथा में 4, ठीक है। तो ये होता है विभाग 5, 2, 3, 4। तो पूछा हमसे कौन सा पूछा है, तीसरे विभाग में। तो पहला विभाग, दूसरा विभाग और ये हमारा रहा तीसरा विभाग। तो तीसरा विभाग में कितने मात्रा, 3 मात्रा, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा,
ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, गायकी किसके साथ होता है, ये धमार ताल कौन किसके गायकी के साथ बजता है, ये आप लोग को हम क्लियर करवा दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं मेरे भाई, 12 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राग भैरव के लिए सत्य नहीं है, राग भैरव के लिए, ठीक है, सत्य नहीं है, उसको आंसर करना है, उसको चुनना है। यह प्रातःकालीन राग है। जी हाँ, ये तो सत्य है क्योंकि प्रातःकालीन राग है। इसमें रेधा आंदोलन स्वर है। जी हाँ, ये भी स्वर, ये भी आपका सही हो जाएगा क्योंकि रेधा पर ज़्यादा इसमें आंदोलन होता है। यह छाया लग राग है। नहीं भाई, ये आपका गलत है। तो क्या पूछा है, कौन सा सत्य नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सत्य आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कल्याण अंग में कौन सा राग समाविष्ट है। कल्याण अंग में क्या दुर्गा है, जौनपुरी है, भोपाली है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा, तो नंबर 13 यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कल्याण अंग में जो है आपका भोपाली हो जाएगा। ठीक है, इसका थाट भी क्या है, इसका थाट भी क्या है, थाट भी इसका कल्याण है, इसलिए कल्याण अंग में इसको भोपाली को रखा जाता है। भोपाली वादी संवादी इसका ग और ध होता है। गायन समय रात्रि का क्या होता है, रात्रि का प्रथम पहर इसका गायन समय होता है ना। ये सब चीज़ें जो है ध्यान रखनी है। क्लियर, इसमें क्या होता है, भोपाली में म और नी स्वर जो है इसमें वर्जित हो जाता है, ये स्वर प्रयोग नहीं होते हैं। बाकी दुर्गा जो है बिलावल थाट का है, जौनपुरी है आपका आसावरी थाट का राग माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, निम्न में से किस राग में गंधार एवं निषाद स्वर प्रयुक्त नहीं होता है, यानी कि ग और नी जो है ये आपका प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, कौन से राग में, क्या राग दुर्गा में, राग भोपाली में, राग मियाँ मल्हार में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। ग नी प्रयोग नहीं होता है उसमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका दुर्गा में। ठीक है, दुर्गा में ग और नी स्वर जो है ये आपका वर्जित होता है और यह बिलावल थाट से माना जाता है। आपको याद ही होगा, बिलावल थाट से माना जाता है। ठीक है, वादी और संवादी इसका कहीं पे आप लोग को ध और रे देखने को मिल जाएगा और आपको बहुत सारे जगह पे म और सा मिल जाएगा, क्योंकि पिछले बार मैंने म सा बताया था तो किन्हीं ने कमेंट किया था कि सर इसका ध और रे होता है। जी हाँ, कहीं पे आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन बिलावल थाट में आप लोग को ज़्यादा देखेंगे तो म और सा ही वादी संवादी मिलेगा। ठीक है, दुर्गा एक और राग है जो कि एक अन्य थाट से भी माना जाता है, उस शायद मेरे ख्याल से ध्यान नहीं आ रहा है, शायद कल्याण थाट से एक है, कोई और भी अन्य राग है वो, है ना। तो याद रखना है आपको, दोनों ऑप्शन के हिसाब से आप लोगों को काम करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए दुर्गा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा 15 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किस राग में रे ग ध कोमल, ठीक है, रे कोमल, ग कोमल और ध कोमल तथा म क्या तीव्र प्रयोग होता है। रे ग ध रे कोमल, ग कोमल, ध कोमल और म तीव्र कौन से थाट में प्रयोग होता है, कौन से राग में प्रयोग होता है। क्या भैरव राग में प्रयोग होगा, भैरवी में, तोड़ी में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। किस में हो जाएगा ऐसा भाई, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तोड़ी में होगा। ठीक है, तोड़ी में। भैरव में क्या होता है, भैरव में रे कोमल और धा कोमल होता है। भैरवी में क्या होता है, इसमें होता है आपका रे ग ध और नी, ये सारे स्वर इसमें कोमल प्रयोग हो जाते हैं। ठीक है, यानी कुल जो है आपका कोमल स्वर वो सभी के सभी भैरवी में प्रयोग हो जाता है, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन को घुमा के पूछ दे कि सभी कोमल स्वर जो है प्रयुक्त होने वाला राग कौन है, तो भैरवी हो जाएगा, है ना। जरूरी नहीं है कि आपको रेगा धन इस तरह से लिखकर बताए। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का मेरे भाई, यहाँ पे क्वेश्चन है कि कोमल यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, मैं बताते हैं आपको कि कोमल हम ऐसे लगाते हैं भाई, टाइप करने में जो है नहीं होता है। ठीक है, ध कोमल, ध कोमल नी, ठीक है, ग कोमल फिर है, फिर ध कोमल है। यानी यहाँ पे देखना है कि ध नी सा गमा गमा धमा किस राग का प्रमुख स्वर समुदाय है, कौन से राग का प्रमुख स्वर समुदाय जिसमें कि ध और नी जो है आपका ग ध नी इसमें कोमल प्रयोग हुआ है। तो क्या हो जाएगा, भैरवी भैरव हो जाएगा, मालकौंस,
तोड़ी, एक से अधिक n में से कोई नहीं। कौन से स्वर का जो है ये आपका, कौन से राग का जो है ये प्रमुख स्वर समुदाय माना जाता है? तो नंबर 16 यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा मालकॉन्स। ठीक है, मालकॉन्स। कौन से थाट का है मालकॉन्स? तो मालकॉन्स आपके भैरवी थाट का राग है। गायन समय कब? रात्रि का तृतीय पहर। कब? तृतीय पहर। ठीक है, वैसे तो भैरवी थाट का है तो इसको प्रातः काल होना चाहिए, लेकिन नहीं, रात्रि का तृतीय पहर है। ठीक है, ध्यान रखना है। और मालकॉन्स में जो है आपका रे और प वर्जित होता है। ठीक है, रे प वर्जित होता है। वादी संवादी की बात कीजिएगा इसका तो म वादी और सा संवादी इसका माना जाता है मालकॉन्स का। क्लियर? चलिए, उम्मीद है क्लास मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग लाइक भी कर दीजिए और साथ ही साथ हमें कमेंट करके भी बताइए कि क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है ना। चलिए, 17 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि राग देशकार की जाति बताइए। तो क्या औडव जाति का है, साडव जाति का है, संपूर्ण जाति का है, एक से अधिक में से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा औडव। औडव औडव जाति का राग है, राग भूपाली। क्योंकि इसमें आप सॉरी भोपाली कहते हैं, भोपाली भी है जी हाँ, क्योंकि भोपाली अभी आपको बताने वाले थे हम, पता है क्या कि इसका सम प्राकृतिक राग भोपाली होता है, हम ये बोलने वाले थे। ठीक है, तो औडव औडव आ गया, खैर कोई बात नहीं। इसकी भी जाति, भोपाली की भी जाति क्या है? औडव औडव इसकी जाति है। ठीक है, और ये दोनों राग में जब आ ही गया नाम तो चलिए दोनों को लेके चलते हैं, भोपाली का और देशकार का। इन दोनों राग में म और नी स्वर जो है आपका वर्जित है। ठीक है, म और नी स्वर जो आपका क्या माना जाता है? वर्जित है। ठीक है, राग भोपाली जो है आपका क्या है? कल्याण थाट का है। लेकिन देशकार आपका हो जाएगा किसका? देशकार का थाट हो जाता है बिलावल का, बिलावल थाट का है। ठीक है, भोपाली आपका कल्याण थाट का है, लेकिन बिलावल देशकार बिलावल थाट का है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो है अगर समानता करके आपको बता ही रहे हैं तो चलिए भाई देख लीजिए यहाँ पे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा 18 नंबर में। कौन सा कथन रागपुरिया धनाश्री के विषय में असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है, असत्य है? कौन सा कथन किसके बारे में? तो रागपुरिया धनाश्री के बारे में। आइए कथन पढ़ते हैं यहाँ पे। इसमें रेधा कोमल, ठीक है, तथा म तीव्र प्रयोग होता है। रेधा कोमल स्वर तथा म तीव्र प्रयोग होता है क्या इस राग में? क्या है ये? तो ये आपका सही है, ये असत्य नहीं है। इस राग की उत्पत्ति पुरिया थाट से हुई है। क्या पुरिया थाट से? नहीं भाई, ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि थाट तो पुरिया है ही नहीं। पुरिया तो खुद ही मारवा थाट से उत्पन्न राग हुई है, तो पुरिया कब से थाट बन गया? इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। इसकी जाति संपूर्ण है राग पुरिया धनाश्री की, तो जी हाँ, इसका ये करेक्ट हो जाएगा। पुरिया धनाश्री की जाति संपूर्ण है, तो ये आपका दोनों सही हो गया। और असत्य पूछा था ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 का बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। इनमें से कौन एक ऋतुकालीन राग नहीं है? क्या परज नहीं है मेरे दोस्त, बहार नहीं है, बसंत नहीं है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? तो देखिए, मियाँ मल्हार हो, बहार हो, बसंत हो, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है? वो सब ऋतुकालीन है, लेकिन यहाँ पे कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन है? तो बहार आपका ऋतुकालीन राग है, बसंत आपका ऋतुकालीन राग है। ठीक है, मियाँ मल्हार भी क्या है? ऋतुकालीन राग है। ये सब जो आपके बसंत ऋतु में जो है गा सकते हैं, लेकिन मियाँ मल्हार की बात कीजिएगा तो मियाँ मल्हार ये आपका वर्षा ऋतु की राग है। कैसी राग है? वर्षा ऋतु की राग है। लेकिन अगर आप वर्षा ऋतु को छोड़कर अन्य दिनों में जब गाएंगे तब इसका गायन समय कहा जाता है मियाँ मल्हार का मध्यरात्रि। मध्यरात्रि में कभी भी गा सकते हैं। और आपका ऋतु जब वर्षा ऋतु हो तो उस टाइम ये नहीं कि सुबह है, दोपहर है, शाम है, आप कभी भी वर्षा ऋतु में गा सकते हैं। ऐसा ये राग है मियाँ मल्हार। ठीक है, और ये सब आपका बसंत ऋतु का राग है। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर का। यहाँ पे निम्न में से किस राग में वक्र स्वर लगता है? वक्र स्वर लगता है। क्या भैरवी में लगेगा, भैरव में लगेगा, तिलक कामोद में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? किस में वक्र स्वर लगता है? तो यहाँ पे जो आंसर करेंगे, क्या करेंगे?
ऑप्शन नंबर सी को करेंगे। तिलक कामोद आपका सही जवाब हो जाएगा। ये आपका इसमें जो है वक्र स्वर लगते हैं, ठीक है, तिलक कामोद में। मीड के साथ अगर बात कर लेंगे, इसमें तार सा से प और ग से सा को सीधे इसमें क्या होता है, चला जाता है ये तिलक कामोद में, ठीक है। इसकी चलन जो होता है आपका वक्र होता है, क्योंकि आपको अभी बताया कि मीड के साथ तार सा से प और ग से सा के बाद सीधे आपका वो चल जाता है, इसलिए ये स्वर जो है कैसा प्रयोग हो रहा है, वक्र प्रयोग हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। केवल आपकी अगर बात कर लेंगे इसमें, तो अवरोहात्मक जो भी तान है उसमें रे सीधा प्रयोग कर लिया जाता है इस राग में, ठीक है। और ये जो आपका तिलक कामोद किस कौन से थाट से जन्य राग है, तो ये आपका खमाज थाट से हो जाता है, ठीक है। खमाज थाट से जन्य ये राग माना जाता है। और जाति इसकी क्या होगी, तिलक कामोद की औडव साडव इसकी जाति होती है, क्या, औडव साडव इसकी जाति हो जाती है, ठीक है। वादी क्या हो जाता है, वादी इसका हो जाता है तिलक कामोद में सावादी और प संवादी, ठीक है। सा प ये वादी संवादी हो जाता है। और इसका गायन समय तिलक कामोद का रात्रि का दूसरा पहर में, ठीक है, दूसरा पहर। तो ये सब चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों से छुपाएंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, उन सब चीज़ों को बिल्कुल आप लोग के सामने हम निचोड़ कर लाते रहेंगे इसी प्रकार से, है ना। क्योंकि कब क्या पूछ दिया जाए ये तो आप भी नहीं जानते हैं और हम भी नहीं जानते। हाँ, ये जानते हैं कि मैं जितना करवा रहा हूँ उसी के अंदर से आप लोग का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ेंगे। 21 नंबर का प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा स्वर किसी भी राग में वादी के रूप में दिखाई नहीं देता है। कौन सा ऐसा स्वर है जो कभी भी वादी नहीं होता है, क्या शुद्ध निषाद, शुद्ध गंधार, शुद्ध ऋषभ, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो भैया यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ना, शुद्ध निषाद हो जाएगा, क्योंकि ये कभी भी वादी नहीं होता है। अगर गंधार की बात कीजिएगा तो गंधार वादी हो जाता है, संवादी ध हो जाता है साथ में, या फिर नी हो जाता है ग के साथ, है ना, तो ये हो जाता है। ऋषभ की बात कीजिएगा तो रे वादी होता है, तो प इसके साथ संवादी हो जाता है ना, तो ये हो जाता है ये सब। लेकिन कभी आप लोगों को नी देखने को नहीं मिलेगा, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए शुद्ध निषाद। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है कि सासा रे रे कोमल गा मा मा प, यह जो है किस राग का स्वर समूह है। क्या आसाबरी का है, काफी का है, यमन का है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, तो 22 नंबर का जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आसाबरी, ठीक है। आसाबरी हो जाएगा, क्योंकि आगे छूटा हुआ है कोमल, यहाँ पे ग लगा हुआ है, धनी आगे लगेगा कोमल इसमें, और इसमें गधनी कोमल तो लगता ही है ना। काफी की बात कीजिएगा तो काफी में क्या है, ग और नी कोमल प्रयोग होते हैं। यमन में यह बात कीजिएगा तो यमन का, तो इसमें कल्याण, यमन कल्याण कह लीजिए, इसमें तीव्र माप का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये सब स्वर प्रयोग होते हैं। तो ये स्वर समूह आप लोग देख लीजिए किसका है, आसाबरी का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द्वादश स्वर मूर्छनावाद की परिकल्पना किसने की थी। क्या भरत ने की थी, कोहल ने की थी, मतंग ने, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या यहाँ पे आंसर करेंगे, तो द्वादश स्वर मूर्छनावाद की अगर हम आंसर कर लेंगे यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मतंग। तो मतंग यहाँ पे हो जाएगा। और मतंग के बारे में बात कीजिएगा तो मतंग ने बृहदेशी ग्रंथ को लिखा है 8वीं शताब्दी में, और मतंग ने जो है 49 प्रबंधों को माना है, ठीक है। मतंग ने 33 अलंकार को माना है, ठीक है, 49 प्रबंध 33 अलंकार। कोहल की बात कीजिएगा तो कोहल से एक क्वेश्चन बनता है कि कोहल ने कितनी श्रुतियां मानी है। तो भैया कोहल ने कितनी श्रुतियां मानी है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 66 श्रुतियां मानी है कोहल ने। कितनी श्रुति, 66 श्रुतियां मानी है। भरत की बात कीजिएगा तो इन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है, और इन्होंने भी 33 अलंकार को मान्यता दी है, और भरत ने 18 जातियों का वर्णन भी किया है, ठीक है। और जाति के 10 लक्षण के बारे में भी बताया है भरत ने, ठीक है। ये सब चीज़ों आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ेंगे। 24 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि भरतकृत नाट्य शास्त्र का रचना काल बताएं। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, रचना काल बताना है। क्या दूसरी शताब्दी,
8वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो रचना काल आपको बताना है किसका, तो नाट्य शास्त्र का। सबसे पहले देखिए भरतकृत नाट्य शास्त्र, यानी कि भरत के द्वारा रचा गया कौन सा पुस्तक है, तो नाट्य शास्त्र है। ठीक है, शताब्दी बतानी है, तो यहाँ पे आंसर करेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को, दूसरी शताब्दी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन इसमें, कहीं पे आप लोगों को 5वीं शताब्दी भी देखने को मिल जाएगा और 4थी शताब्दी भी देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को ऑप्शन में क्या देखने को मिलता है, ये आप लोग वहाँ पे देख के उसके हिसाब से आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, 8वीं शताब्दी की ग्रंथ अभी बताया मैंने, कौन सा ग्रंथ था, बृहदेशी था। 12वीं शताब्दी के ग्रंथ भी बता चुके हैं हम, कौन सा ग्रंथ है, तो जयदेव का ग्रंथ है, जयदेव जी का ग्रंथ है, जो कि प्रबंध का, आधुनिक प्रबंध का ग्रंथ भी इसको माना जाता है। कौन सा ग्रंथ है जयदेव का, ये आप लोग मुझे ज़रा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, फटाफट टाइप करके, कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए, कौन सी पुस्तक है उनकी, जयदेव की। ठीक है, चलिए हमारे साथ ही जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको नहीं पता है कि पीडीएफ कैसे मिलेगा आप लोगों के लिए, तो मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए दोस्तों एक छोटी सी पेमेंट करनी पड़ जाएगी आप लोग को, इसके लिए केवल 199 का मात्र मेरे भाई। ठीक है, 199 का केवल पेमेंट आप लोग को करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों कि आप लोग के लिए थोड़ी सी जो मेहनत करते हैं, तो भाई उसके लिए आप लोग जो है बस एक छोटी सी मदद हमारी भी कर सकते हैं, है ना। तो मेरे भाई आप लोग के लिए बता दें कि पीडीएफ के लिए आप लोग को संपर्क कैसे करना है, तो व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर है 9122366282। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। जिन भाई बहन को भी पीडीएफ चाहिए वो लोग लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पे कि पीडीएफ चाहिए। ठीक है, लिख दीजिएगा वहाँ, उसके बाद फिर आप लोग को वहीं व्हाट्सएप पे स्कैनर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और उसके माध्यम से आप लोग को केवल 199 का ही पेमेंट करना है। ठीक है, क्लियर, तो ये समझ पाए होंगे जो भी नए लोग जुड़े होंगे। दोस्तों देखिए इतने में आप लोग के लिए बता दूं कि बीपीएससी का जो भी आप लोग का पीवाईक्यू हुआ है, आप लोग को पीडीएफ सारा दे देंगे, केवल 199 जो आपका ले रहे हैं इसी में वो भी मिल जाएगा। एसटीईटी का जो भी पीडीएफ आप लोग का, जो भी जितना भी एग्जाम हुआ है, जो भी, वो सारा पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा केवल 199 उतना में ही। ठीक है, आपको बीपीएससी का भी मिल जाएगा और एस्टेट का भी मिल जाएगा, और जो भी क्लास हो रहा है या आएगा आगे आपका दिसंबर तक, तो वो भी क्लास का आप लोग पीडीएफ इतना में ही केवल 199 में ही मिल जाएगा। अभी आप लोग को लगभग 100 से प्लस ही क्लास होगा, लगभग हम बात करें तो 3000 क्वेश्चन के आसपास, 3200 क्वेश्चन के आसपास अब हो गया होगा, तो वो उतना क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा केवल 199 में ही। ठीक है, तो जो भी लोग लेना चाहते हैं आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, प्लीज़ कॉल मेरे भाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का कॉल आता है, तो भाई रिसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा काम धाम भी होता है इस वजह से, है ना। चलिए, तो आंसर यहाँ पे कर लिए, दूसरी शताब्दी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन है कि संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्यायों का वर्णन है। मेरे दोस्त यहाँ पे अध्ययन के वर्णन के बारे में बात कर लेंगे कि संगीत रत्नाकर के जो अध्याय हैं वहाँ पे कितना है, 2 है, 10 है, 7 है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 अध्याय हैं। ठीक है, 2 अध्याय वाला ग्रंथ कौन है, ये आपका है संगीत दर्पण। ठीक है, संगीत दर्पण, इसके 2 अध्याय किनकी पुस्तक है, तो पंडित दामोदर जी की पुस्तक है। ठीक है, 10 अध्याय किसमें कहे जाते हैं, तो एक आपका पुस्तक है संगीत समय सार। ठीक है, समय सार, जो कि पार्श्वदेव के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, 13वीं शताब्दी की पुस्तक है। ठीक है, इसमें 10 अध्याय के बारे में बताया जाता है, पार्श्वदेव वाला। ठीक है, तो 7 अध्याय किसमें, संगीत रत्नाकर। तो कैसा लगा आज का सेशन, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे।